नमस्कार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में रैली की, बारामूला में रैली की। उन्होंने कहा कि जो पहाड़ी भाषी पीपल है, हालांकि वो बोलते हैं पहाड़ी ट्राइब जो लोग हैं, उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनको एसटी का दर्जा मिले और जैसे ही प्रशासनिक प्रक्रिया मुकम्मल होगी उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग, उसी रैली से उनको भी बड़ी उम्मीद थी। जी, मैं बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा हूँ। बैकवर्ड क्लासेस को भी उम्मीद थी और वक्तन वक्तन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों उससे नीचे हों, पटल पे भी कहा, सदन में भी कहा और बाहर भी कहा, महारैलियों में भी कहा, ललकार रैली में भी कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ पक्षपात हो रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस पक्षपात को दूर नहीं कहा। 4 और 5 को 2 रैलियां होती हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग फिर भी ठगा हुआ महसूस करता है। आज हमारे साथ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के बड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कहाँ कमी रह गई। कालिदास जी, आपसे शुरू करेंगे। कहाँ कमी रहेगी? आप तो मुझे लगता है 60% ओबीसी होंगे JNK में। 60% होने के बावजूद भी अगर आपको राइट नहीं मिलता है, कहीं आपकी भी कोताही हो सकती है। आपके स्टूडियो में आपने हमें बुलाया, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं 3 दिन के दौरे पर, और हमने अप्लाई किया हुआ था कि हम एक डेपुटेशन के लिए हमें वक्त दिया जाएगा। जी। वो सारी फॉर्मेलिटी हुई, लेकिन हमें उसमें कॉल नहीं आई। जी। ये ऐसा नहीं हुआ कि ये इस बार हुआ है, लेकिन पहले पिछले साल 24 अक्टूबर को 2021 को, उस वक्त भी होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे और तब भी हमने अप्लाई किया था। और बड़ी वेरिफिकेशंस होती है, एक आदमी को 3-3 4-4 बार पूछते थे और बाद में हमें वो नहीं बुलाया गया। चंद सेलेक्टिव लोगों को बुलाया गया, पहाड़ियों को बुला लिया, गुज्जर बकरवालों के नाम पर लोगों को बुलाया है, राजपूतों के नाम पर लोगों को बुलाया और कुछ लोग सिख कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने बुलाया है। हमें क्यों इग्नोर किया गया वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों इग्नोर किया गया। क्योंकि ओबीसी के खिलाफ बीजेपी वाले शुरू से ओबीसी की मुखालफत करते थे, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल की बात सुनो, नेशनल लेवल पर। 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, या वीपी सिंह ने जो अनाउंसमेंट की थी मंडल रिपोर्ट लागू करने की, उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी की मुखालफत शुरू की थी। उसी में तो रथ यात्रा निकली थी और उसमें से सारा कुछ ये निकला। लेकिन वीपी सिंह जी ने उस वक्त इम्प्लीमेंट किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले लिया, जिसका जो फैसला है वो 1992 में आया। वो फैसला पूरे देश में और तमाम स्टेटों में लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं हुआ। यहाँ पर उसके लिए किसको जिम्मेदार आप ठहराते हैं? भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यहाँ पे थी नहीं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत तो नहीं थी। फिर यहाँ पर आर्टिकल 370 के नाम पर, यहाँ पर जो भी सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की थी, उन्होंने 370 के नाम पर लोगों को लूटा। वो हालांकि 370 में कोई ऐसी क्लास, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले बताएं कि 370 में कौन सी क्लास है जिसके में ये लिखा है कि लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो वो रोके जाएं। ऐसा नहीं था, स्पेशल स्टेटस था। उसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई नोटिफिकेशन हो, कोई रूल हो, उसको यहाँ इंप्लीमेंट करना है। यहाँ की जो भी सरकार हो वो असेंबली में पास करेगी और उसको लागू करेगी। लेकिन इन बेईमान सरकारों ने यहाँ लागू नहीं किया। अब हमें उम्मीद बनी थी 2014 में यूनियन गवर्नमेंट से, लोकसभा की इलेक्शन में, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर 1 दिसंबर 2013 में उन्होंने शुरुआत यहाँ की थी MEM स्टेडियम से। पहली रैली उन्होंने यहाँ से शुरू की थी लोकसभा, तो उसमें उन्होंने खुलकर बोला था कि भाई बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जहाँ राइट दूसरी स्टेटों में मिल रहे हैं, स्टेट सेंट्रल लेवल पर मिल रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहे हैं? अगर आप हमें सपोर्ट, ये बात समझ ली, अपने दिमाग में बिठाई। और उसके बाद मार्च 2014 में हीरानगर में, और उसके बाद बड़ी रैलियाँ हुई जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। लेकिन आज 8 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। लोग हमें पूछते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो खुद भी कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूं, तो लोगों ने ओबीसी समझकर उनको किया था। एक बार तो जो नीति आयोग है,
प्लानिंग डिपार्टमेंट को नाम बदलकर उन्होंने नीति आयोग रखा। और फर्स्ट नीति आयोग मीटिंग में उन्होंने जो इस वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो भी उस मीटिंग में आए थे और उन्होंने उनको कहा कि जनगणना ओबीसी की कराओ। प्राइम मिनिस्टर जी ने उस वक्त माना, लेकिन दूसरे दिन ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम नहीं करवा सकते। और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं करा सकते। इससे साफ पता लगता है। प्रोफेसर, सवाल ये उठता है कि आप इतनी फीसदी तादाद, इतनी, यहाँ तो आप यूनाइट नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अलग अलग प्लेटफॉर्म अपनाए हो। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या आपकी हो और अमित शाह जो गृह मंत्री आपको अलाउ ना करे मिलने के लिए। और ये भी हो सकता है हमारे लोगों की कमजोरी हो सकती है, लेकिन हम जो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लोग कमज़ोर थे, सदियों से कमज़ोर थे, इनको मतलब कुछ सहूलत मिलनी चाहिए थी जो पूरे देश में मिलनी चाहिए थी, यहाँ भी मिलनी चाहिए, ताकि लोग ये आगे थोड़े डेवलप करते, प्रोग्रेस करते। इसी वजह से इसी बात का जो लोग इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी वाले। अब इसमें आप देखेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर ओबीसी के हक में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितने साल हुकूमत की? 25 साल हुकूमत की। और 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, उन्होंने लागू नहीं किया और हमने कोई कसर नहीं रखी। हमने रैली करके उस वक्त चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था और पूरी बात को। उसके बाद भी बहुत बातें हुई, उमर अब्दुल्ला से बात हुई, महबूबा से बात हुई, तमाम सियासी पार्टियों ने हमारी बात सुनकर अनसुनी कर दी है। अब ये एक ग्रुप बना है, वो है गुप्तकार ग्रुप है, उसमें कांग्रेस है, एनसी है, पीडीपी है और एक दो तारेगामी की पार्टी है। तो ये गुप्तकार ग्रुप है, ये तो ओबीसी के खिलाफ है। हमें सिर्फ उम्मीद थी बीजेपी वालों के साथ। अब वो 8 साल से सिवाय एश्योरेंस से और कुछ नहीं देते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो वो करते हैं वो किसी को कहते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये पार्टी जो है जो हमारे लिए, आपके लिए भी कोई अच्छा सोच रहे हो। हमें नहीं लगता जब तक आज तक 8 साल तक हमारा, अगर मोदी जी ने हमें अश्योरेंस दी थी तो 8 साल तो हमारे समाज के लोगों की तो वेस्ट हो गए ना। चलिए, अभी क्या होगा? जानना चाहेंगे कि क्यों निगलेक्ट किया जाता है। एक साधारण सा सवाल है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं डिविजनल कमिश्नर से कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, हमारा डेपुटेशन उनसे मिलना चाहता है, आपको नहीं मिला, तो इसका कारण क्या लगता है आपको? कारण देखो ना सर, पहला कारण तो मैं मतलब प्रोफेसर साहब ने पूरी हमारी जो बैकग्राउंड बिल्कुल थी वो बता दी है, तो मैं उन चीज़ों को छोड़कर मैं ये बताऊंगा कि हमारा ना मिलने का, जो हमें नेगलेक्ट करने का मेन कारण जो है कि ओबीसी की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैं ज़्यादा फोकस करूंगा कि हमारी जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो है। आज तक मेरे ख्याल हार्डली मतलब 2 एमएलए आज की मतलब 70 साल की इंडिपेंडेंस के बाद 70 साल की यहाँ हुकूमत में सिर्फ 2 एमएलए ओबीसी, 60% पॉपुलेशन ओबीसी की है, तो उसमें से आज तक सिर्फ 2 एमएलए हमारे हुए हैं और कुछ चंद। कभी आपने इसका आंकलन किया कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में ओबीसी डिसाइडिंग फैक्टर है? कभी ऐसा सोचा आपने? और फिर क्यों नहीं वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेटिव जीत के आता है, ये भी देखो ना। हम तो जैसे कि हमारा समाज जो है उसको जो बरगलाने में, जैसे हम हिंदू यो फोबिया है ना हमारे अंदर कि हम हिंदू समाज है, हम मतलब है जो बीजेपी का मेन एजेंडा है हिंदुओं को इकट्ठा करना, हम उस प्रलोभन में आ जाते हैं। लेकिन जब बेनिफिट देने की बारी आती है तो हम वो हिंदू, बेनिफिट लेने वाले हिंदू नहीं हैं। हम सिर्फ वो हिंदू हैं जो इनकी मतलब सर्विस क्लास, हमें जो शूद्र क्लास, जो 4th वर्ण है हमारा जो ओबीसी, वो आज भी उसी की ये जो मानसिकता है वही उसी हिसाब से हमें ट्रीट कर रहे हैं, ना कि हमें वो अपने लेवल बराबर। अगर इनकी मानसिकता होती कि इनको भी हमने अपलिफ्टमेंट देनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो हमें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देते, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं 27% रिजर्वेशन के, अगर वो हमें मिलते तो हमारे बच्चे भी IAS होते, IPS होते हैं, यूनिवर्सिटी में BC होते, कॉलेजों में प्रिंसिपल होते। लेकिन बैड लक हमारी ये है कि हमारे बच्चे एलिजिबल और क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उस चीज़ से महरूम है, तो समाज कैसे तरक्की करेगा? आपने एक जिक्र किया IAS और IPS, वो तो मुझे दिल्ली में वहाँ 27% रिजर्वेशन आएगी, जम्मू कश्मीर में थोड़ी IPS बनेंगे। नहीं सर, देखो ना, उसमें हमारा जो डेवलप मैं बात कर रहा हूँ कि जब हमारी इकोनॉमिकली हम पोजीशन थोड़ी बहुत एजुकेशनली स्ट्रांग हो तो हम सब बच्चे हमारे निकलेंगे ना उससे, जब हमारी हैसियत होगी। 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करूँगा,
जी 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो है एब्रोगेट हो गया है, अमेंडमेंट हुई उसमें। एब्रोगेट हो गया, अमेंडमेंट नहीं, अब रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, 5 अगस्त 2019 को हो गया है। चलिए और होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ राज्य सभा में फ्लोर पर ये कहा, एक किसी के जवाब में, वो एसपी का कोई मेंबर पार्लियामेंट था, उसने उससे सवाल किया तो इसका फ़ायदा क्या, उन्होंने ये कहा कि 370 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में जो 52% ओबीसी के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये उस राज्यसभा के फ्लोर पर बात है। और जो बिल वो पास कर रहे हैं जो उनके हाथ में है, उसका पेज 42 मेरे हाथ में है जी। ये सीरियल नंबर 7 में उन्होंने लिखा है कि रिजर्वेशन जो है वो आपको 2004 एक्ट के तहत मिलेगी। और 2004 एक्ट किसने बनाया? वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया, यहाँ की कांग्रेस ने बनाया, यहाँ पीडीपी ने बनाया। जब बीजेपी वाले गुपकार ग्रुप के खिलाफ इतना बोलते हैं तो फिर उनके बनाए हुए जो एक्ट हैं, रिजर्वेशन एक्ट है, वो उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ओबीसी को रिजर्वेशन ना मिले, उनको अपना अधिकार ना मिले, उसके लिए ये सब एक हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हैं, चाहे वो दूसरे गुपकार ग्रुप वाले हैं, ये सब एक हैं। इसके लिए हमें अपने लेवल पर कुछ बात करनी होगी। अब आप कहते हैं हमें क्या, हमने क्या लड़ाई की, जो हमारे में क्या कमजोरी है? क्या कमजोरी अगर ना होती तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट वहाँ का हमें क्यों मिलने थे? हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिलने चाहिए थे। गवर्नमेंट को हम क्यों नहीं बेईमान ठहराएंगे? इनको क्यों नहीं बनाया कि ये डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो वो जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं? अब जम्मू कश्मीर के अंदर कहते हैं कि सेंट्रल लॉ सारे लागू हैं, मगर ये लॉ क्यों नहीं है जिसके लोगों को बेनिफिट मिले, जिसमें ओबीसी को बेनिफिट मिले, ये यहाँ क्यों लागू नहीं है? अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि 370 की एब्रोगेशन हो गई है, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं हुई है। ये एक पार्शियल फैक्टर है और जिन लोगों को 370 एब्रोगेशन के बाद बेनिफिट होना चाहिए था, जब नहीं हुआ है तो इसका मतलब है मेजॉरिटी लोगों के लिए 370 अभी भी इन्वोक है, वो यहाँ पर चल रहा है। ये इनका क्लेम जो है वो फॉल्स है। तो अब ये जो सिस्टम है, ये इन्होंने यहाँ बात चल रही थी कि भाई कश्मीर के लोग हमें फ़ोन करते थे कि मिशा आ रहे हैं, हमें बहुत होपफुल है कि यहाँ कोई अनाउंसमेंट होगी जब पहाड़ियों को देंगे। मैंने उनको यही एक बात कही कि पहाड़ियों को भी इकट्ठा करने के लिए, रैली में इकट्ठा करने के लिए ये एक बात है। ये पहाड़ियों के नाम पर, किसी लैंग्वेज के नाम पर जो रिजर्वेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कोई आदमी अनाउंस कर ही नहीं सकता। आपने देखा है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 10% है, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, उसका जजमेंट पता नहीं कब आएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि 99% वो जजमेंट उसको क्वेश्चन करेगा। इसी तरह ये जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो काम होना चाहिए वो काम नहीं कर रही है सरकार। लोग दुखी हैं और हमने ये तो तैयार किया कि हम इस लड़ाई को पाए तकमील तक अपने लेवल पर लेकर जाएंगे। और हम अपील करते हैं अपने ओबीसी के लोगों को कि इसके लिए खड़े रहो। जितने भी सो कॉल्ड ओबीसी लीडर हैं, खासकर वो दे आर मोर डेंजरस देन दी पॉलिटिकल पार्टी। वो हमारे लोग जो उनके साथ हैं, दे आर मोर डेंजरस, दे आर वर्किंग फॉर देम एंड दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर वर्किंग अगेंस्ट देम। अब हम क्या करेंगे? हमें अपने लोगों से बचकर रहना है और पॉलिटिकल पार्टियों की जो स्टेटमेंट हैं उससे हमें कॉशियस रहना है। ये हमारा। आप हमें ये बताइए कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया कि 27% आरक्षण मिलनी चाहिए मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक, अगर नहीं मिल रही है तो आपने कोर्ट को नॉक करना चाहिए। ऐसा है कि हमने काफ़ी देर से कोर्ट में केस हमारा ऑलरेडी चल रहा है ये, मतलब जी, तो उसका भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया, जो कि काफ़ी देर से चल रहा है। हमारी टीम जो है जम्मू की, वो स्पेशली वहाँ जाती है दिल्ली में, तो उसका रिज़ल्ट पूरा अभी आया नहीं है। जब रिज़ल्ट उसका आएगा तो देखेंगे। इसके बाद आपने एक सवाल किया था कि हमारे में क्या कमी है, ओबीसी में क्या कमियां तो हैं, ये माननी पड़ेगी। उन्होंने खुद भी माना कि जो इनके माना कि हम उन ऐसा है कि कमियों को दूर ओबीसी करो। के जो लोग हैं ना हमारे, जब के भाजपा किसी पार्टी में जाते हैं ना, वो मैक्सिमम ना एक ओबीसी मोर्चे में मतलब उनको दाखिल करते हैं, उनको पोलिटिकली आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये लोग हमेशा किसी को ओबीसी का वाइस प्रधान बना दिया, जैसे कोई सेक्रेटरी बना दिया। इन्होंने अपने लेवल पे किसी को आगे बढ़ने, कभी आज तक बढ़ने दिया ही नहीं है इन्होंने। इनकी ऐसी सोच है, तो जिन लोगों की ऐसी सोच है वो 27% कैसे देंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि आगे पीछे जो माना कि हमने एनसी ने किया, हमारे साथ पीडीपी ने किया, जहाँ कांग्रेस ने किया, ये तो उससे 4 गुना बढ़कर हमें नुकसान दे रहे हैं।
जैसे हमारे मोदी जी का कहना है कि आखिरी पंक्ति तक वो इंसान खड़ा है, उसको हम मतलब कि इग्नोर नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये आखिरी पंक्ति तक नहीं, जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये कह रहे हैं, हमें लगता है हमें लास्ट तक देख के हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर ओबीसी को जो है ना एक अनदेखा कर रहे हैं जी। आप मुझे बताइए कि क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? क्या अब आपको इग्नोर किया, निगलेक्ट किया? एक उम्मीद थी 5 और 4 को रैलीज को। नेचुरली देखो ना, जो हमारा रिएक्शन होगा आगे, क्योंकि अब असेंबली इलेक्शन और उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी अनाउंस हो गए, तो हमारी मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि हम अपने समाज को जो एक डिवाइडेड है, स्कैटर्ड है, और उनको हम मतलब जाके इकट्ठा करेंगे, उनको अवेकेंड करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में, क्योंकि वो हमारा जो भोला भाला समाज है और हनेस्ट है, वो भोला भाला समाज इनके प्रलोभन में आ जाता है। यही होता है कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज तो आपको देंगे, कल देंगे, लेकिन आज तक उसी होप में, आज कल में, वो कल अभी हमारा सपना जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। हम सपने में ही खोए हैं, सपने देख रहे हैं कब से, 8 साल हो गया इनके भी सपने देखते हुए, लेकिन वो हमारा सपना जो है वो काफ़ी लंबा हो रहा है, और अब हमें इसके अगेंस्ट कोई मतलब पॉलिसी बनाना पड़ेगी, और हो सकता है हम अपनी कोई ओबीसी की ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टैंड करें, जो हमारी मतलब आइडियालॉजी के साथ हमारे कोई मैच करती हुई पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी जो ऑलरेडी स्टैंड है, उसको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में। और ये अगर हमारा इन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया, मतलब जो 27% रिजर्वेशन जिस तरह लिंगरान कर रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले असेंबली इलेक्शन में ये जो 50 का सपना या चीफ मिनिस्टर बनाने का सपना देख रहे हैं वो फिर पूरा होने वाला नहीं है। बस अब आखिरी सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि क्या जो कश्मीर में हमारे ओबीसी वर्ग है उनका और आपका जम्मू वालों का तालमेल बरकरार है? तालमेल क्या बहुत है, बनाने हमारा तालमेल है जी। और अब हमने ये सोचा, और हमने मैक्सिमम जो प्रोग्राम किए हमने रामबन में, मेंढर में, रजौरी में, वहाँ पर हमने बाकायदा शब्द ली है। जैसे आपने कहा कि ये हमारा समाज कमज़ोर का समाज है, अब हमारे पास तो कुछ नहीं है, अगर हमारा ये कुछ बनाएंगे नहीं तो हम इनका बनने देंगे नहीं। हमारा ये है कि हम अब पूरी लड़ाई लड़ेंगे और इनको फील्ड में टक्कर देंगे, ये हमने तैयार कर रखा है और अपने लोगों को ऐसे अवेयर कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि सरकार जो वादे हैं अपने वादे को पूरी तरह से निभाए। 27% आरक्षण मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक देश भर में मिल रहा है, और जम्मू कश्मीर में इनको कभी अदर सोशल कास्ट में कन्वर्ट किया जाता है, कभी ओबीसी में, अदर सोशल कास्ट के तहत इनको 4% आरक्षण मिल रहा है। कितनी जाती है, और ये कहा जाता है कि हमारी सरकार आएगी, ललकार रैली में भी कहा गया, और ये भी कहा गया 5 अगस्त 2019 को कि अब ओबीसी समाज को जम्मू कश्मीर में लाभ मिलेगा, लेकिन आज भी ये डिप्राइव्ड है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार